हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप लोगों का फेवरेट चैनल द आर एस के स्टडी पॉइंट, जिस पे आज मैं लेके आई हूँ जीव जनन कैसे करते हैं, इसके कुछ टॉपिक। तो इसके जो पिछले टॉपिक हैं वो हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिए थे। जो कि थोड़े से टॉपिक रह गए थे वो हम इस वीडियो में बताएंगे। बाकी जो कुछ बचेगा वो हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। तो जीव जनन कैसे करते हैं ये आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन से आप लोगों के जो बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान लगाकर पढ़ना। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है, स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण की परिभाषा हमने बता दी थी। वह स्वपरागण कितने प्रकार से होता है ये भी हमने बता दिया था। अब क्या है, स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण के लाभ जो हैं, स्वपरागण के लाभ निम्नलिखित हैं। स्वपरागण जो होता है उसके भाग जो क्या हैं वो निम्नलिखित हैं। स्वपरागण के लाभ निम्नलिखित हैं। स्वपरागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। स्वपरागण की जो क्रिया होती है उसमें दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता तथा स्वपरागण की क्रिया जो होती है वो एक ही पुष्प में हो जाती है। स्वपरागण में पुष्प के नर व मादा जननांग जो है एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, जिससे कि स्वपरागण की क्रिया में दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता। ये था हमारा स्वपरागण का पहला लाभ। अब दूसरा लाभ क्या है, स्वपरागण में पौधों को अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण में पौधों को अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वपरागण की क्रिया जो होती है उसमें जो पौधे होते हैं, स्वपरागण की क्रिया में पौधों को अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि स्वपरागण जो होता है वो एक ही पुष्प में होता है, ना कि उसी पौधे में लगे दूसरे पुष्पों पर स्वपरागण की क्रिया होती है। इसीलिए इसमें जो परागकण होते हैं उस परागकणों की आवश्यकता क्या होती, ज़्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि परागकण जो होते हैं वो पास में ही होते हैं, जिससे ये क्रिया अपने आप एवं जल्दी थोड़ा कम समय में संपन्न हो जाती है और ज़्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये था हमारा दूसरा लाभ। अब है हमारा तीसरा लाभ। तीसरा लाभ क्या है, स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। स्वपरागण जो होता है उससे बने बीज जो है शुद्ध नस्ल के होते हैं। मतलब कि स्वपरागण से जो बीज बनते हैं वो एकदम शुद्ध स्वस्थ नस्ल का मतलब होता है प्रजाति। स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं और संतति पौधे पैतृक पौधों के समान लक्षण युक्त होते हैं। संतति पौधे जो होते हैं वो पैतृक पौधे के समान लक्षण युक्त होते हैं। पैतृक पौधे का मतलब जैसा कि जिस पौधे में स्वपरागण होगा और उसके फल के बाद फूल के बाद जो बीज बनेंगे उससे पैतृक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। मतलब कि अपने पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब जो है अपने पिछले माता पिता के लक्षण। उसी प्रकार जब ये स्वपरागण की क्रिया होती है तो उसके पैतृक लक्षण जो होते हैं वो क्या लिखा है, संतति पौधे पैतृक पौधों के समान लक्षण युक्त होते हैं। संतति पौधे क्या होते हैं, पैतृक पौधों के समान क्या होते हैं, लक्षण युक्त होते हैं। उनसे मिलते जुलते पौधे होंगे एवं उसके फल और फूल जो होंगे वो उसी के समान होंगे, ना कि उससे अलग होंगे। तो ये थे हमारे स्वपरागण के लाभ। ये क्या थे हमारे स्वपरागण के लाभ।
तो मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या थे, हमारे स्वपरागण के क्या थे, लाभ थे। और ये हमारे हैं स्वपरागण से हानियाँ। स्वपरागण से कुछ लाभ होते हैं व स्वपरागण से कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो हम बताएंगे आप लोगों को स्वपरागण से हानियाँ। स्वपरागण से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। निम्नलिखित का मतलब कुछ हानियाँ होती हैं जो कि हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो हानियाँ क्या हैं? स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे दुर्बल होते हैं। मतलब कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज तो अच्छी नस्ल के होते हैं, लेकिन पौधे जो बनते हैं उनसे क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। यानी कि स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे दुर्बल होते हैं, स्वपरागण जो होता है। तथा स्वपरागण से जो बीज होते हैं वो तो शुद्ध होते हैं, लेकिन पौधे क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। ये हमारी क्या है, स्वपरागण से हानियाँ हैं। ये हमारी थी पहली हानि। अब हम आप लोगों को बताएंगे दूसरी हानि। दूसरी हानि क्या है? स्वपरागण से उत्पन्न, स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। स्वपरागण से जो बीज बनते हैं वो क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं। स्वपरागण से बने बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। ये हमारी क्या है, स्वपरागण से हानियाँ हैं। अगली हानि क्या है हमारी? अगली पीढ़ी में स्वपरागण की हमारी तीसरी हानि क्या है, हम बताएंगे। अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता। जैसे कि स्वपरागण में क्या था, बीज जो होते हैं वो शुद्ध नस्ल के होते हैं, लेकिन इसके जो बीज जो है शुद्ध नस्ल के होते हैं, लेकिन उन बीजों से जो पौधे बनते हैं वो दुर्बल होते हैं। और जो उन पौधों से बीज बनते हैं उनकी संख्या में, बीज जो होते हैं संख्या में कम होते हैं, भार में हल्के होते हैं और क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। इसी प्रकार इसकी हानि क्या है, अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता है। जैसे कि स्वपरागण एक बार पुष्प में हो गया, उसके बाद जो है उसकी अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होगा। और ये थी हमारी तीसरी हानि। अब हम आप लोगों को बताएंगे चौथी हानि। चौथी हानि क्या है? संतति में रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती जाती है। संतति जो होती है, स्वपरागण के बाद जो बीज बनते हैं उनकी संतति जो होती है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती जाती। ये क्या थी, हमारी स्वपरागण से हानियाँ थी। अब हम आप लोगों को बताएंगे, ये था हमारा स्वपरागण। अब हम बताएंगे आप लोगों को कि परपरागण क्या होता है, उसके लाभ व उसकी हानि। परपरागण जो है, पहले तो हम इसके लाभ बताएंगे आप लोगों को। परपरागण से लाभ व महत्व एक ही होता है। तो पहले हम बताएंगे परपरागण से निम्नलिखित लाभ है। परपरागण जो क्रिया है उससे क्या है, निम्नलिखित लाभ हैं। परपरागण में उन्नतशील प्रजातियां विकसित होती हैं। यह जैव विकास का क्या है, आधार है। परपरागण जो होता है उसमें क्या है, उन्नतशील, परपरागण में उन्नतशील प्रजातियां विकसित होती हैं। यह जैव विकास का आधार है। परपरागण की क्रिया में जो होता है, उन्नतशील का मतलब अच्छी प्रजातियां विकसित होती हैं और यह क्या है, जैव विकास का आधार है। जैव विकास का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जैव विकास का मतलब होता है किसी भी चीज का अच्छी तरह से क्या विकास करना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परपरागण में जो होता है इसका बहुत महत्व होता है। अब है हमारा दूसरा लाभ, परपरागण से दूसरा लाभ, विभिन्नताओं के कारण उच्च गुण वाले स्वस्थ बीज
प्राप्त होते हैं। विभिन्नताएं जो होती हैं, विभिन्नताओं के कारण क्या होता है, उच्च गुण मतलब अच्छे गुण वाले स्वस्थ बीज प्राप्त होते हैं, जो संकर ओज को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। संकर ओज क्या होता है, ये भी हम आप लोगों को आगे बताएंगे, जो कि हमारा अगले लेसन में संकर ओज जो है बहुत पूछा जाता है। कौन सा, आनुवांशिकता वाले लेसन में। तो क्या क्या है हमारा ये दूसरा लाभ, विभिन्नताओं के कारण उच्च गुण वाले स्वस्थ बीज प्राप्त होते हैं, जो संकर ओज को प्रदर्शित करते हैं। ये था हमारा दूसरा लाभ। अब हम आप लोगों को बताएंगे तीसरा लाभ। तीसरा लाभ क्या है, परपरागण। परपरागण जो है, परपरागण द्वारा उत्पन्न जननक्षम पौधे विकसित होते हैं। परपरागण की क्रिया जो होती है, उससे उत्पन्न पौधे क्या होते हैं, जननक्षम पौधे विकसित होते हैं। ये थी हमारी परपरागण से लाभ। अब हम आप लोगों को बताएंगे परपरागण से हानियां। जिस प्रकार कोई भी चीज हो, अगर उसके कुछ लाभ हैं तो उससे कुछ हानियां भी होती हैं। इसी प्रकार हमारे जो ये स्वपरागण एवं परपरागण है, इसके कुछ लाभ हैं और इसकी कुछ हानियां हैं। तो अब हम परपरागण की हानियां बताएंगे। तो इसमें क्या है, परपरागण से निम्नलिखित हानियां हैं। परपरागण जो है, इससे क्या है, निम्नलिखित हानियां हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताएंगे। इससे देखो, पहले क्या है, पहला नंबर क्या है हमारा, पौधों को मकरंद, रंग, सुगंध आदि पर अधिक ऊर्जा व संसाधन व्यय करना होता है। मतलब कि परपरागण की जो क्रिया होती है, उसमें पौधों में रंग, सुगंध, मकरंद, मकरंद का मतलब होता है उनको आकर्षक दिखना। पौधों को रंग, सुगंध आदि पर अधिक क्या, ऊर्जा। और जब हम ये क्रियाएं होंगी, जब अच्छी सुगंध होगी, ज़्यादा अच्छा रंग होगा, तो अधिक ऊर्जा भी लगेगी व अधिक संसाधन व्यय करना होता है। ये थी हमारी पहली हानि। अब हम आपको बताएंगे परपरागण की दूसरी हानि क्या है। तो परपरागण की दूसरी हानि है, परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। परागकण जो होते हैं वो अधिक संख्या में बनते हैं। परपरागण के लिए विभिन्न युक्तियों का मतलब साधन पर निर्भर रहना पड़ता है। परपरागण की जो क्रिया होती है वो अपने आप संभव नहीं होती है, वो दूसरों पर निर्भर होकर परपरागण की क्रिया क्या है, होती है। जैसे इसीलिए लिखा है, परपरागण के लिए विभिन्न युक्तियों साधन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसकी जो विभिन्न युक्तियां हैं, इसके जो विभिन्न साधन है वो क्या है, जैसे कि लिखा है, कीट, वायु, जल, पक्षी, जंतु, मनुष्य आदि, ये सभी हमारे क्या है, परपरागण की क्रिया के साधन है। जैसे कि कीट लिखा है, वायु का जो परागकण होते हैं वो कीटों द्वारा भी हो जाता है परपरागण, वायु द्वारा भी हो जाता है, जल द्वारा भी हो जाता है, पक्षी द्वारा भी होता है, जंतु द्वारा भी होता है और मनुष्य द्वारा भी होता है। मनुष्य द्वारा जैसे कि ये जो परपरागण की क्रिया होती है, ये एक ही पौधे पर लगे दूसरे पुष्पों में होती है। जैसे कि मनुष्य पौधे के पास गया या वो पुष्प तोड़ रहा है, तो जो पुष्प के नर जननांग होते हैं वो मादा जननांग, ये बहुत हल्के होते हैं परागकण, और ये कहीं पुष्प के किसी अंग पर, यानी कि मनुष्य के किसी भी अंग पर चिपक जाएं और वह दूसरे पुष्प के मादा जननांग के भाग पर चिपक जाएं, गिर जाएं, तो यह क्रिया परपरागण की क्रिया मनुष्य द्वारा भी हो जाती है। इसीलिए लिखा है, कीट, वायु, जल, पक्षी, जंतु, मनुष्य आदि, इन सभी के द्वारा क्या है, हमारा परपरागण हो जाता है। ये थी हमारी तीसरी हानि। अब हम बताएंगे आप लोगों को चौथी हानि। परपरागण से अनेकों हानियां हैं, आपको 3 या 4 ही केवल क्या है, याद करना है। तो क्या लिखा है, परपरागण के
फलस्वरूप प्रजाति को पैतृक लक्षणों में भिन्नता आ जाती है। जैसे कि स्वपरागण जो था उसके पैतृक लक्षणों में कोई भिन्नता नहीं आती है, और ये जो हमारा परपरागण है इसके फलस्वरूप प्रजाति के पैतृक लक्षणों में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है, वह उससे थोड़ा अलग दिखने लगते हैं। ये थी हमारी परपरागण की हानियां। अब हम आप लोगों को बताएंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सन 2026 बोर्ड एग्जाम। ये जो लैंगिक एवं अलैंगिक जनन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और भी इसके चांसेस हैं कि ये पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। ये जो अलैंगिक जनन होता है एवं लैंगिक जनन में क्या अंतर होते हैं इनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, तो ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अलैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार होता है ये हम बताएंगे। अलैंगिक जनन जो है एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक ही जनक द्वारा क्या होती है, संतान की उत्पत्ति होती। अलैंगिक जनन की परिभाषा हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई थी, इसीलिए आप लोगों को अगर ध्यान ना हो तो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और लैंगिक जनन क्या होता है, संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक है। साधारण सी बात है, लैंगिक जनन में क्या होता है, संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक है। वो 2 जनक कौन होते हैं, नर एवं मादा। नर एवं मादा के संलयन के बिना क्या होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। जिससे कि लैंगिक जनन नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति क्या होगी, नहीं होगी। ये था हमारा पहला अंतर। अब हम आप लोगों को बताएंगे इसका दूसरा अंतर। दूसरा अंतर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन जो होता है इसमें निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है, और लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन होता है। लैंगिक जनन में बिना निषेचन के कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, और हमारे अलैंगिक जनन में निषेचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे हमारा दूसरा अंतर। अब हम बताएंगे आप लोगों को तीसरा अंतर। तीसरा अंतर जो है, संतान पूर्णतया जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन की क्रिया के बाद संतान जो होती है वो पूर्णतः क्या होती है, जनक के समान होती है। जनक का मतलब अपने माता पिता के समान होती है, क्या, अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन में इसका उल्टा है। जैसे कि संतान, अगर मनुष्य जो है वो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता है, ना कि वो किसी जानवर के बच्चे को जन्म देता है, ये इसीलिए बताया गया है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो जनक होता है उससे थोड़ा भिन्न अपने समान जन्म देती है, तभी लिखा गया संतान पूर्णतः जनक के समान होती है। किसमें, लैंगिक जनन में। लेकिन अलैंगिक जनन में, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, और लैंगिक जनन में क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, संतान दोनों जनकों से भिन्न होती है। संतान जो होती है वो दोनों जनकों से भिन्न होती है। जैसे कि इसमें निषेचन हुआ, उसके बाद संतान बनी, तो संतान अपने माता पिता के जैसी नहीं
बल्कि उससे थोड़ा क्या होती है, भिन्न होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान लगा कर पढ़ना और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आना। तो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। मतलब कि स्वपरागण की क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है और परपरागण की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, तो वही बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें स्वपरागण जो होता है ये किस प्रकार होता है, पहले तो वो हम बताएंगे आप लोगों को। स्वपरागण जो है एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है। स्वपरागण जो होता है वो एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है। क्या, ये हमारा स्वपरागण, जिसे कि हम लोग स्वपरागण कहते हैं। इसमें जो परागकण होते हैं वो एक ही पुष्प में पाए जाते हैं या फिर एक ही पुष्प के दूसरे भाग में पाए जाते हैं, जिससे कि स्वपरागण की क्रिया होती है। उदाहरण के लिए क्या दिया गया है, उदाहरण के लिए है मटर। मटर में जो होता है, मटर का बीज जो होता है वो किससे बनता है, स्वपरागण की क्रिया से। अब हम बताएंगे आप लोगों को परपरागण। यह था हमारा स्वपरागण। अब हम बताएंगे आप लोगों को परपरागण। परपरागण की क्रिया में क्या होता है, परपरागण में जो है दो अलग अलग पौधों पर लगे पुष्पों के बीच होता है। क्या, परपरागण की क्रिया जो है वो दो अलग अलग पौधों पर लगे पुष्पों के बीच होता है। हमने आप लोगों को इसकी परिभाषा पिछले वीडियो में और अभी भी बताई थी। उदाहरण के लिए जो है परपरागण किसमें होता है, साल्विया तथा सरसों में। सरसों तो आप लोगों ने बहुत देखी होगी। सरसों के पौधे के जो पुष्प होते हैं उनमें अलग अलग पौधों में अलग अलग परागकण पाए जाते हैं, जिससे कि उसमें परपरागण होता है सरसों में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के जाना। इसके ये भी पूछ लेंगे अंतर में या फिर परिभाषा में भी पूछ सकते हैं। तो हमारा दूसरा अंतर क्या है, स्वपरागण में पुष्प द्विलिंगी होते हैं। पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। तथा संकर ओज क्या होता है, अनुपस्थित होता है। स्वपरागण में क्या होता है, पुष्प द्विलिंगी होते हैं और संकर ओज क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये था हमारा स्वपरागण का दूसरा अंतर। अब हम बताएंगे आप लोगों को परपरागण में दूसरी क्रिया किस प्रकार होती है। वो तो क्या लिखा है, पुष्प एकलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी भी हो सकते हैं या और दो लिंगी भी होते हैं। संकर ओज उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, संकर ओज उपस्थित होता है। अब हम आप लोगों को बताएंगे तीसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है हमारा, तो स्वपरागण में क्या लिखा है, किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण की क्रिया में क्या होता है, किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसी का उल्टा होता है हमारे परपरागण में। परपरागण के लिए देखो क्या लिखा है, परागकणों के दूसरे पुष्प पर पहुंचने के लिए वायु, जल, कीट या जंतु की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हमने बताया था परपरागण में जो है पुष्प के परागकण अलग अलग पौधों में पाया जाता है, जिसके लिए वायु, जल, कीट या जंतु की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम भी बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, बीजांड की संरचना। अब हम आप लोगों को बताएंगे
बीजांड की संरचना किस प्रकार होती है या बीज जो है वो किस प्रकार अंदर से दिखाई देता है। तो पहले तो हम उसकी थ्योरी जानेंगे, फिर हम उसके डायग्राम को आप लोगों को समझाएंगे। जैसे कि लिखा है, पुष्प के अंडप या स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। पुष्प के अंडप क्या होते हैं? स्त्री केसर जायांग, जिसे जो किसके अंतर्गत आते हैं? मादा जनन अंग के अंतर्गत आते हैं। ये हमने आप लोगों को पुष्प की संरचना में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो क्या लिखा है? पुष्प के अंडप या स्त्री केसर मादा जनन अंग हैं। इसके 3 भाग होते हैं। ये जो स्त्री केसर मादा जनन अंग हैं, इसके क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो पहला क्या है? अंडाशय, दूसरा क्या है? वर्तिका, तथा तीसरा क्या है? वर्तिकाग्र। ये हमारे मादा जननांग के 3 भाग हैं। तो क्या लिखा है? अंडाशय अंडप का आधारीय फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय जो होता है वो अंडप के आधार पर फूला हुआ भाग होता है। इसमें बीजांड जरायु से लगे रहते हैं। इसमें बीजांड जो होते हैं वो जरायु से लगे रहते हैं। और वर्तिकाग्र परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करता है। वर्तिकाग्र जो होता है वो परागण के समय पराग कणों को क्या करता है? अपनी ओर ग्रहण करता है। तथा निषेचन क्रिया के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। जब निषेचन की क्रिया हो जाती है उसके पश्चात क्या होता है? अंडाशय से क्या? फल का निर्माण होता है। बीजांड जो है बीजांड व्रंत द्वारा, बीजांड क्या होता है? वो बीजांड व्रंत द्वारा अंडाशय के बीजांडासन जरायु से लगा होता है। क्या? ये जो बीजांड व्रंत होता है वो अंडाशय के बीजांडासन के जरायु से लगा होता है। यह बीजांड द्वार को छोड़कर यह जो होता है यह बीजांड द्वार को छोड़कर दोहरे अध्यावरण से क्या होता है? घिरा रहता है। यह जो जरायु जो होता है यह बीजांड द्वार को छोड़कर क्या होता है? दोहरे अध्यावरण से घिरा रहता है। बीजांड काय मृदुत्कीय, बीजांड काय जो होता है मृदुत्कीय होता है। इसमें थैलीनुमा भ्रूण कोश बनता है। ये जो है इसमें क्या होता है? थैलीनुमा भ्रूण कोश बनता है। अब हम बीजांड की संरचना के बारे में आप लोगों को क्या विस्तार से बताएंगे। जैसे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा भ्रूण कोश है। क्या? इसकी देखो थैलीनुमा संरचना है जो कि हमने अभी बताया है। और ये जो है हमारे ये दोनों क्या हैं? द्वितीयक केंद्रक हैं। और ये तीनों हमारे क्या हैं? एंटीपोडल कोशिकाएं हैं। ये हमारी क्या हैं? एंटीपोडल कोशिकाएं हैं। और ये हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है? ये बीज के अंदर की संरचना। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। और ये जो बीज वाला है ये क्या है? अंड केंद्रक है। ये क्या है? अंड केंद्रक है। और ये दोनों जो हैं ये क्या है? सहायक कोशिकाएं हैं। ये दोनों जो हैं ये हमारी सहायक कोशिकाएं हैं। और ये दोनों जो हैं बीजावरण हैं जो कि बीज को क्या करते हैं? ढके रहते हैं। बीज को दोहरे अध्यावरण से क्या करते हैं? घिरा रहता है। बीज जो होता है वो दोहरे अध्यावरण से घिरा रहता है, हमने बताया था। तो ये देखो दोनों वो हैं जिससे ये बीज को ढके रहती हैं। और ये हमारी है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। बीजांड द्वार का मतलब होता है बीजांड। ये देखो ये यहीं से होकर के ये हमारा पूरा बीज है, इसीलिए इसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार भी कहते हैं। और ये हमारा जो है ये बीजांड व्रंत है। ये हमारा क्या है? ये हमारा बीजांड व्रंत है। ये हमारी क्या है? बीजांड की संरचना है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोग मन लगाकर पढ़िए।
तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक क्या है? परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका में वृद्धि। जैसे कि परागकण का जो है वह अंकुरण किस प्रकार होता है तथा पराग नलिका में वृद्धि जो है उसकी वो किस प्रकार होती है। तो अब हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम पहले बताएंगे ये जो है वर्तिका पर पहुंचकर परागकण अंकुरित होना शुरू कर देते हैं। ये जो वर्तिका होती है ये रही हमारी वर्तिका, वो डायग्राम में अभी दिखाएंगे। वर्तिका पर पहुंचते ही वर्तिका पर पहुंचकर परागकण अंकुरित होना शुरू कर देते हैं। जल और शर्करा का अवशोषण करके परागकण अंदर से फूलते हैं। जल और शर्करा का क्या करते हैं? अवशोषण करके परागकण अंदर से फूलते हैं। जीव द्रव्य सहित अंतःचोल जनन छिद्र के मार्ग से एक नलिका के रूप में निकलकर वृद्धि करता है। जीव द्रव्य जो होता है वो उसमें एक अंतःचोल जनन छिद्र जो होता है, अंतःचोल जनन छिद्र के मार्ग से एक नलिका के रूप में क्या करता है? वृद्धि करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग पराग नलिका भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पराग नलिका कहते हैं। इसी बीच परागकण का केंद्रक जनन केंद्रक तथा कायिक या ट्यूब केंद्रक में बट जाता है। इसी बीच क्या होता है? जो परागकण होता है उसका जो केंद्रक होता है वो जनन केंद्रक या तथा कायिक या ट्यूब केंद्रक में क्या होता है? बट जाता है तथा कायिक केंद्रक नलिका के अगले सिरे तक पहुंच जाता है। जो कायिक केंद्रक होता है वो नलिका के अगले सिरे तक पहुंच जाता है। पराग नलिका के जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन से दो नर केंद्रक या नर युग्मक बनते हैं। जो पराग नलिका होती है इसके जनन केंद्रक में जो है समसूत्री विभाजन होता है। इसके समसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होता है? दो नर केंद्रक या दो नर युग्मक क्या होते हैं? बनते हैं। अब हम इसका डायग्राम आप लोगों को इसके डायग्राम के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लोग समझ जाना। ये देखो जो है यहाँ से इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ये दोनों जो हैं ये क्या है? भ्रूणकोश है। और ये हमारा क्या है? बीजांड है। इसका भ्रूणकोश में प्रवेश, देखो पराग नलिका जो है इसका क्या है? भ्रूणकोश में प्रवेश जो है ये देखो किस प्रकार होता है यही इसमें बताया गया। और ये क्या है? ये हमारा बीजांड है। और ये रही पराग नलिका, यही देखो यहाँ से आ रही और बीजांड में प्रवेश कर रही है। और ये रही हमारे अंकुरित परागकण, यही हमारे अंकुरित परागकण होते हैं जो नलिका में प्रवेश करते हैं। और ये रही हमारी वर्तिकाग्र, ये क्या है? हमारी वर्तिकाग्र। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में और भी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो बने रहिए हमारे द RSK स्टडी पॉइंट पर।